ओके, तो पीरियड ड्रामाज एक ऐसा जॉनर है जो कि इंडियन सिनेमा में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रहा है। स्पेशली बाहुबली जैसी मूवीज की सक्सेस के बाद हमें इंडियन सिनेमा में बहुत सारी अच्छी अच्छी पीरियड ड्रामाज देखने को मिली हैं, अगर तुम इन दोनों के एग्जिस्टेंस को डिनाई कर सकते हो तो। लेकिन जो पीरियड ड्रामा मैं देख के आ रहा हूँ, इट्स वन ऑफ अ काइंड, क्योंकि पहली बार एक डायरेक्टर ने पीरियड ड्रामाज में एक ऐसे एस्पेक्ट को टच करने की कोशिश करी है जो कि इंडियन मास ऑडियंस के बेस पे रह के शायद ही कोई डायरेक्टर टच करने की हिम्मत करे। मैं बात कर रहा हूँ पोनियन सेल्वन पार्ट 1 के बारे में। और हाँ, रिव्यू बहुत लेट आ रहा है फिल्म के बारे में, बहुत देर में बात कर रहा हूँ बिकॉज मैं घर का इकलौता लड़का हूँ और मैं नल्ला, तो घर के सारे काम मुझे करने पड़ते हैं। और हाँ, ऑब्वियसली रिव्यू लेट के लिए बहुत बहुत सॉरी। तो फाइनली आज की इस वीडियो में मैं रिव्यू करूंगा पोनियन सेल्वन पार्ट 1 के बारे में, ताकि तुम लोग डिसाइड कर सको कि तुमको ये मूवी थिएटर में देखने जानी है या नहीं। एंड इट्स अ स्पॉइलर फ्री रिव्यू। नाउ दिस मूवी इज नॉट अ मास्टरपीस, लेकिन ये बुरी भी नहीं है। इनफैक्ट इस मूवी को किसी भी एक वर्डिक्ट में डालना एक्चुअली में एक बहुत डिफिकल्ट टास्क है, क्योंकि पहली बार एक ऐसी पीरियड ड्रामा आई है जिसका अच्छा बुरा मास्टरपीस होना टोटली एक इंडिविजुअल ऑडियंस परसेप्शन पे डिपेंड करता है। वो किस तरीके से फिल्म को देख रहे हैं, किस तरीके से उसके एलिमेंट्स को डिकोड कर रहे हैं और किस तरीके से उन्हें परसीव कर रहे हैं। बिकॉज दिस मूवी इज अ काइंड ऑफ मूवी जो कि हर सेक्शन ऑफ ऑडियंस को अपील नहीं करेगी। स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स ऑफ द मूवी, द फोकस ऑन द ड्रामा एस्पेक्ट। एक स्टोरी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो इंडिया में पीरियड ड्रामास को वॉर मूवीज के रूप में ज्यादा प्रेजेंट किया गया है। एंड द फैक्ट कि उस टाइम पे वॉर के अलावा बहुत सारी कंस्पिरेसीज भी होती थी, हर कोई अपने अपने षड्यंत्र रचता था और हर किसी के अपने अल्टीरियर मोटिव्स होते थे। इनफैक्ट बहुत सी सत्ताएं बिना तलवार उठाए सिर्फ और सिर्फ इन कंस्पिरेसीज के दम पे पलट दी गईं। लेकिन इंडियन पीरियड ड्रामा जॉनर्स में कभी भी इन चीजों को इन डिटेल एड्रेस नहीं किया गया और ऑडियंस का परसेप्शन बना दिया गया कि सत्ता की लड़ाई सिर्फ बड़ी बड़ी जंगों के बेसिस पे ही होती है। पोनियन सेल्वन ब्रेक्स दिस ट्रोप और हमें एक बहुत इंट्रिकेट ड्रामा देखने को मिलता है जिसमें सबके अपने अपने खेल चल रहे हैं, लेकिन लक्ष्य सिर्फ एक है, चोला एम्पायर थ्रोन। अब थंबनेल में तो ये चीज मैं पहले कह चुका हूं, लेकिन फिर से कह दे रहा हूं, दिस मूवी इज नॉट बाहुबली। तो अगर तुम कुछ बाहुबली जैसा एक्सपेक्ट करके जा रहे हो थिएटर्स में, देन यू विल बी डिसअपॉइंटेड। लेकिन तुम अगर चाहते हो एक मिस्ट्री से भरा हुआ एक परफेक्ट ड्रामा फिल्ड विद मल्टी लेयर्ड कैरेक्टर्स, देन दिस वन इज फॉर यू। कैमरा वर्क, ऑब्वियसली इट्स अ मणिरत्नम मूवी, तो कैमरा वर्क और सिनेमाटोग्राफी को मेंशन ना करना विल बी अ डिसरिस्पेक्ट टू द डायरेक्टर। येट अगेन मणिरत्नम सर ने अपने एक्सपर्टीज को यहाँ पे जस्टिफाई किया है, एंड दैट इज एन एक्सेलेंट सिनेमाटोग्राफी। विजुअली मूवी बहुत अच्छी लगती है और हर फ्रेम जहां पे डायलॉग नहीं भी हैं, वो भी अपने आप में एक कहानी बताते हैं, जैसा कि ऑब्वियसली मणि सर की हर फिल्म का ट्रेडमार्क है। डायलॉग से ज्यादा ही डिपेंड्स ऑन विजुअल स्टोरी टेलिंग थ्रू स्पेसिफिक फ्रेम्स, फोकस शॉट्स और सॉन्ग्स, और ये तीनों चीजें इस फिल्म में भी हैं। एंड ऑब्वियसली इफ यू आर अ कीन ऑब्जर्वर, फिल्म के प्लॉट का कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स, कैरेक्टर स्केचेस, उनके लेयर्स और मोटिवेशंस आपको सॉन्ग्स और फ्रेम्स के थ्रू ही पता चल जाएंगे, which was actually a refreshing take for me। पर हो सकता है कुछ लोगों को ये चीजें बोरिंग और एक्सटेंडेड लगें। द कास्ट के बारे में बात करूं तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग एंसेम्बल कास्ट इन द मल्टी स्टारर मूवी जो कि इतने समय में देखने को नहीं मिली थी हमें। आई मीन मणि सर ने चुन चुन के एक्टर्स उठाए हैं, एंड एवरी एक्टर नॉट ओनली एक्ट्स बट लिव्स द कैरेक्टर दे आर प्लेइंग। इस फिल्म का स्टार एक कारथी जो प्ले करते हैं वंथिया थेवन, जो कि वाना क्लैन को बिलोंग करता है। वाना क्लैन वाज बेसिकली द आईज एंड ईयर्स ऑफ चोला किंगडम, और दूसरे किंगडम्स में क्या चल रहा है ये पता लगाना उनका काम होता था। अब मैंने स्टार क्यों कहा, बिकॉज पूरी मूवी में सबसे ज्यादा स्क्रीन टाइम वंथिया थेवन का ही है, एंड ही इज वन ऑफ द मोस्ट एंगेजिंग, चार्मिंग एंड एंटरटेनिंग कैरेक्टर ऑफ द मूवी। वंथिया थेवन जब जब स्क्रीन पे हैं आपको बहुत मजा आएगी। अगर मैं सिंपल भाषा में समझाऊं तो स्टोरी एक्चुअली में वंथिया थेवन के साथ ही प्रोग्रेस कर रही है। इट्स लाइक वी एज एन ऑडियंस हैव जॉइंड हिम ऑन हिज जर्नी, और वो हमें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जा रहा है, जिससे स्टोरी फर्दर प्रोग्रेस हो रही है और हम एक एक करके मूवी के कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। अ लॉयल फ्रेंड, अ विटी यंग मैन और एक फियर्स वॉरियर, और हाँ, एक अव्वल दर्जे का फ्लर्ट भी। मतलब भाई साहब, जो सिटियाबाजी भाई ने पूरी मूवी में करी है ना, एंड तक मतलब जहां जा रहा है वहां चालू हो जा रहा है, कसम से। मतलब ही डजंट स्टॉप। बट कैन वी ब्लेम हिम? और हाँ, उनकी पिकअप लाइंस को तो मैंने मतलब स्पेशली लिख लिया है बिल्कुल। क्या मतलब कि वंथिया थेवन वाला चार्म भी होना चाहिए आपके अंदर। चियान विक्रम प्ले करते हैं आदित्य करिकालन, हु इज द राइटफुल हेयर टू द चोला थ्रोन एंड द एल्डर सन ऑफ सुंदरा चोला। विक्रम का स्क्रीन टाइम काफी कम है, लेकिन उसमें भी ही हैज प्रूवन कि वो इतना टाइट एक्टर क्यों है।
He plays a fearless warrior जो कि किसी के अगेंस्ट जाने से नहीं डरता, and at the same time he is also an emotionally damaged and vulnerable person haunted by his past. और ये सारे इमोशंस को इतने कम टाइम में विक्रम ने जिस तरीके से स्क्रीन पे दिखाया है, प्रोजेक्ट किया है, वो भी बिना डायलॉग्स के, सिर्फ और सिर्फ अपनी आंखों से, वो कमेंडेबल है। जयम रवि प्ले करते हैं अरुण मौलीवर्मन AKA राजा राजा चोला, जो कि इस मूवी का टाइटल कैरेक्टर यानी कि पोनियन सेल्वन है। अब जैसा कि मैंने कहा कि ही विल बी द लीड इन द सेकंड मूवी, इसलिए ना ज्यादा स्क्रीन टाइम है उनका और ना ही ज्यादा कैरेक्टर डेवलपमेंट, बट ही प्लेज एंड लुक्स द पार्ट एंड हैज अ गुड स्क्रीन प्रेजेंस। ऐश्वर्या राय प्ले करती हैं नंदिनी, विच इज अ कैरेक्टर विद टू मेनी शेड्स। और भाई साहब क्या लग रही है, कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल, रिव्यू पे फोकस करो। अब इससे ज्यादा मैं नहीं बता सकता, बिकॉज वट एवर आई से अबाउट नंदिनी विल बी अ स्पॉइलर फॉर द मूवी, तो तुम खुद ही देख लो। और खूबसूरती तो वैसे भी इग्नोर नहीं कर सकते। त्रिशा कृष्णन प्लेस कुंदाबाई, हु इज अ हाईली इंटेलिजेंट वुमन एंड एन एक्सपर्ट इन पॉलिटिक्स, और खेल को कब और कैसे पलटना है उसे अच्छी तरीके से पता है। और ये त्रिशा कृष्णन ने इतनी फ्लॉलेसली इस कैरेक्टर को प्ले किया है कि जो इंटेलिजेंस, कनिंगनेस और कॉन्फिडेंस का ऑरा है वो कुंदाबाई के चेहरे और उसकी बॉडी लैंग्वेज में आपको साफ साफ नजर आएगा। म्यूजिक एंड राइटिंग, AR रहमान की म्यूजिक के बारे में मैं एनालिसिस करूं इतना महान मैं हूं नहीं, बस इतना कहूंगा म्यूजिक इज जस्ट अमेजिंग, और मजे लो बस म्यूजिक के, क्योंकि चाहे एक्शन सीन्स हो या कॉन्वो सीन्स, हर जगह म्यूजिक सॉलिड है। जया मोहन ने जो डायलॉग्स लिखे हैं उसमें उन्होंने क्लासिकल और कोलोकियल का बहुत बैलेंस तरीके से मिक्स किया है, जो कि ऑड भी नहीं लगता है और उस सेटअप में फिट भी बैठता है। द सेंस ऑफ रियलिज्म, जैसा मैंने कहा दैट वॉर इज नॉट अ फोकस ऑफ द मूवी, लेकिन जो वॉर सीन्स हैं भी वो काफी रियलिस्टिक हैं, और जो शेकी कैमरा मूवमेंट्स हैं उसे वो और एंगेजिंग लगता है। डायलॉग्स डोंट फील मासी, कोई चिल्ला चिल्ला के बात नहीं कर रहा, दे टॉक लाइक हाउ नॉर्मल ह्यूमंस टॉक इन रियल लाइफ, एंड द सीन्स मेक यू फील लाइक कि आप कोई मूवी नहीं देख रहे बल्कि आप वहां हो। लार्जर देन लाइफ राउट को पूरी तरीके से अवॉइड किया गया है और कैरेक्टर से लेकर सेटअप तक को ग्राउंडेड रखा गया है। वीक पॉइंट्स ऑफ द मूवी, VFX एंड CGI। अब जैसा मैंने कहा था कि VFX इज नॉट द फोकस ऑफ द मूवी, और 90% मूवी में रियल सेट का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन जहां VFX का यूज हुआ है वहां पे कमियों को इग्नोर करना मुश्किल हो जाता है, बिकॉज द शॉर्टकमिंग्स आर वे टू ऑब्वियस इन सम सीन्स व्हेन इट कम्स टू VFX। लैक ऑफ एलिवेटिंग मोमेंट्स। अब यार देखो, एलिवेटिंग शब्द सुनते ही तुम्हारे दिमाग में KGF या बाहुबली आ जाती है, लेकिन एलिवेशन का मतलब सिर्फ वही नहीं होता। ऑब्वियसली ये एक पॉलिटिकल ड्रामा है, तो चीजों को ग्राउंडेड रखने की कोशिश करी गई है, लेकिन मूवी में कोई भी ऐसा मोमेंट नहीं आता है जिसको आप थिएटर से निकलने के बाद भी याद रखो। और ऐसा नहीं है कि मूवी में उनके पास मौके नहीं थे, बट उसका यूज नहीं हुआ। अब देखो, मैं जानता हूं कि मनी सर ने पूरी तरीके से बुक को स्क्रीन पे उतारने की कोशिश करी है, लेकिन ऑब्वियसली ये सिनेमा है और विजुअली मेमोरेबल चीजें ऑडियंस डिजर्व करती है, और विजुअल एलिवेशन आप मूवीज के रियलिज्म को टैम्पर किए बिना भी कर सकते हो। वेल, मुझे उम्मीद है कि सेकंड पार्ट में ऐसे मोमेंट्स हमें मिले। द अडैप्टेशन कर्व्स। अब देखो, 1400 पन्ने की किताब को अगर 3 घंटे की मूवी में अडैप्ट करना है तो ऑब्वियसली चीजें स्क्वीज करनी पड़ेंगी, एंड पोनियन सेल्वन इज नो डिफरेंट। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक बहुत से लोग फेस करेंगे, और स्पेशली वो जिन्होंने नॉवेल नहीं पढ़ी या उन्हें प्रेमिस का जरा सा भी आइडिया नहीं है, क्योंकि ये फिल्म ये कंसिडर करके बनाई गई है दैट यू आर अवेयर ऑफ द प्रेमिस एंड द बेसिक स्टोरी, जिसकी वजह से फिल्म में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो आपके दिमाग से बाउंसर जाएंगी कि ये कौन है, ये क्यों हो रहा है, वगैरह वगैरह। सो इफ यू आर प्लानिंग टू वॉच दिस फिल्म, आई वुड रिकमेंड कि एटलीस्ट मेन प्लॉट का एक बेसिक आइडिया लेके जाना थिएटर में। वेल, मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने प्रेमिस का एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दिया है, चाहो तो उसको देख सकते हो। द वर्डिक्ट। अब देखो यार, ये देख के मजा आती है कि इतनी मल्टी लेयर्ड स्टोरी फाइनली स्क्रीन पे देखने को मिल रही है, फिर उसको डाइसेक्ट करना, थ्योरीज बनाना, उसके बारे में बातें करना। जैसे कि GOT में लोग लैनिस्टर्स और स्टार्क्स के बारे में बात करते हैं, वैसे ही ये मूवी देखने के बाद चोलाज और पांड्याज भी एक टॉपिक ऑफ डिस्कशन बनेगा तुम्हारे दोस्तों के बीच जब तुम मूवी देख के निकलोगे। तो ऑनेस्टली ये चीज तो मजेदार है, और जैसा मैंने पहले कहा, ये फिल्म गुड है, वेरी गुड है, बैड है, इनमें से किसी भी एक वर्डिक्ट में इसको नहीं रखा जा सकता, क्योंकि इंडियन सिनेमा में कंपैरिजन के लिए हमारे पास इसके जैसी कोई मूवी है ही नहीं। पर्सनली मैं सेकंड पार्ट का वेट कर रहा हूं, नॉट बिकॉज इट वॉज अ विजुअल स्पेक्टिकल या कोई साइक कर देने वाला मोमेंट है, बट प्योरली बिकॉज ऑफ द स्टोरी ओनली, क्योंकि इसकी स्टोरी का कंक्लूजन मैं देखना चाहता हूँ। ऑब्वियसली मूवी में चेंजेस किए गए थे विद रिस्पेक्ट टू द नॉवेल, वो भी इसीलिए ताकि बाहुबली से सिमिलैरिटीज अवॉइड करी जा सकें, जैसे कि वो आइकॉनिक हाथ में बच्चे वाला सीन इस मूवी में नहीं है, जो कि ऑब्वियसली मूवी के टाइटल पोनियन सेल्वन के रिस्पेक्ट से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि
राजा राजा चोला को पोनियन सेल्वन इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वो जब छोटे बच्चे थे तो वो पोन्नी नदी में गिर गए थे और उसके बाद बच गए थे। लेकिन अब ऑडियंस को कौन समझाए कि बाहुबली का इंस्पिरेशन पोनियन सेल्वन थी। वो तो चिल्लाने लगेंगे, देखो बाहुबली से छाप लिया। तो यार आज की वीडियो के लिए सिर्फ और सिर्फ इतना ही। वीडियो तुम्हें कैसे लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना, और मूवी के बारे में तुम्हारे क्या थॉट्स हैं मुझे ये भी कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड दिस इज योर सिनेमा गीक साकिब signing off. We'll see you guys in the next video.